Hello everyone. I, Dr. Mamta Rathi, welcomes you all in my YouTube channel, Dr. Mamta's Educational Plex. Friends, we are looking at our series of MCQs. Yes friends, we are preparing for our exams. लॉकडाउन में जो हमारी एग्ज़ाम का स्ट्रक्चर बदल गया है और जिसमें हम लोग अब MCQ क्वेश्चंस में हमारी एग्ज़ाम्स को अटेम्प्ट करेंगे, तो मैं आपके सामने लेकर आई हूँ सीरीज़ हमारे MCQs को सॉल्व करने की। इसके पहले वीडियो में हम लोगों ने देखा था कॉस्ट अकाउंटिंग की सीरीज फर्स्ट, जिसमें हमने कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लिए थे। अब सीरीज 2 में आप सभी का फिर से स्वागत है और हम लोग शुरू करते हैं हमारी सीरीज 2 के क्वेश्चंस को सॉल्व करना। तो चलिए हम लोग हमारे 41th क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। अगर आपको पहली सीरीज देखनी है तो आप मेरी चैनल पर जाकर पहली सीरीज का वीडियो भी देख सकते हैं, या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मैंने उस वीडियो की लिंक दी हुई है, तो उस लिंक पर जाकर आप उस सीरीज को देख सकते हैं। Now the question is, cost accounting provides data for managerial dash dash decision making, recruitment, retrenchment, none of the above. अब कॉस्ट अकाउंटिंग जो होता है वो डिसीजन मेकिंग में हेल्प करता है, तो हमारा ऑप्शन होगा डिसीजन मेकिंग। नेक्स्ट, कॉस्ट अकाउंटिंग इज बेस्ड ऑन डैश डैश फिगर्स, एस्टिमेटेड, हिस्टोरिकल, एक्चुअल, नन ऑफ दीज। तो एस्टिमेटेड फिगर्स पर हमारी कॉस्ट अकाउंटिंग जो है वो काम करती है, तो हमारा ऑप्शन आएगा नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉस्ट अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स बोथ मॉनिटरी एंड डैश डैश यूनिट्स, कॉस्ट फिजिकल बोथ ए एंड बी एंड नन ऑफ दिस। तो हमारा आंसर रहेगा फिजिकल यूनिट्स में भी हमारी कॉस्ट अकाउंटिंग काम करती है, तो ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉस्ट अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स बोथ मॉनिटरी एंड डैश डैश यूनिट्स। तो इसका भी आंसर आएगा हमारा फिजिकल यूनिट्स। देन द मेथड ऑफ कॉस्टिंग यूज्ड इन रिफाइनरी इज डैश डैश कॉस्टिंग। अब रिफाइनरी में कौन सी कॉस्टिंग यूज की जाती है, तो उसका आंसर रहेगा प्रोसेस कॉस्टिंग, क्योंकि रिफाइनरी जो है वो प्रोसेस बिजनेस है, जिसमें वन प्रोसेस से प्रोडक्ट दूसरी प्रोसेस में पास होता है। जैसे हमने पिछले वीडियो में देखा था कि ऑयल रिफाइनिंग के लिए कौन सी कॉस्टिंग यूज की जाती है, तो हमने आंसर दिया था प्रोसेस कॉस्टिंग। उसी क्वेश्चन को हमें फिर से घुमाकर पूछा गया है, तो आंसर है हमारा ऑप्शन डी, प्रोसेस कॉस्टिंग। Next, 46th question, costing is used in transport undertakings. Which costing is used in transport undertakings? तो ट्रांसपोर्टेशन जो है वो सर्विस सेक्टर है, तो उसके लिए सर्विस कॉस्टिंग यूज की जाएगी, तो ऑप्शन बी जो है वो हमारा आंसर रहेगा सर्विस कॉस्टिंग। नेक्स्ट है, द टोटल वेरिएबल कॉस्ट डैश डैश इन टोटल प्रोपोर्शन टू आउटपुट। अब टोटल वेरिएबल कॉस्ट जो होती है वो हमारे टोटल प्रोपोर्शन ऑफ आउटपुट के क्या इम्पैक्ट रहता है, उसका इंक्रीज होती है, डिक्रीज होती है, डज नॉट इंक्रीज होती है, या नन ऑफ अबव होती है। तो हमारा जो टोटल प्रोपोर्शन होता है आउटपुट का, उसके हिसाब से हमारी जो टोटल वेरिएबल कॉस्ट होती है वो इंक्रीज होती रहती है, तो ऑप्शन ए हमारा आंसर होगा इंक्रीजेस। वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट डैश डैश। अब वेरिएबल कॉस्ट जो होता है हमारा पर यूनिट का, वो रिमेन्स कॉन्स्टेंट, वेरीज, डिक्रीजेस, इंक्रीजेस। तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन ए, जो रिमेन्स कांस्टेंट है। देन संक कॉस्ट आर डैश डैश फॉर डिसीजन मेकिंग, इररिलेवेंट, रेलिवेंट, यूजफुल, नन ऑफ दिस। तो संक कॉस्ट जो होती है वो इररिलेवेंट होती है हमारी डिसीजन मेकिंग को, क्योंकि इसमें पेंडिंग पड़ा रहता है फंड। कॉस्टिंग एंड कॉस्ट अकाउंटिंग आर डैश डैश नॉट रिलेटेड टू ऑल, वन एंड द सेम, नन नॉट द सेम, नन ऑफ दीज। तो कॉस्टिंग और कॉस्ट अकाउंटिंग ये दोनों अलग अलग थिंग्स है। कॉस्ट अकाउंटिंग में हम पूरी कॉस्टिंग की स्टडी करते हैं, और कॉस्टिंग जो होती है वो पर यूनिट कॉस्टिंग में हम लोग मेजर करते हैं, तो ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मटेरियल कंट्रोल डज नॉट कवर द फॉलोइंग स्टेज। मटेरियल कंट्रोल में कौन सी चीज़ नहीं आती है? परचेस ऑफ मटेरियल, स्टोरिंग ऑफ मटेरियल, इशू ऑफ मटेरियल्स, प्रोडक्शन। तो प्रोडक्शन हमारे इसमें नहीं आएगा, तो ऑप्शन डी है, मटेरियल कंट्रोल में प्रोडक्शन नहीं आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मटेरियल कंट्रोल एम्स एट अचीविंग इफेक्टिव डैश डैश। अब मटेरियल कंट्रोल में हम लोग क्या अचीव करते हैं, तो इफेक्टिव मटेरियल मैनेजमेंट, क्वालिटी कंट्रोल, अकाउंटिंग ऑफ मटेरियल, मटेरियल सप्लाई। तो इसमें हम लोग मटेरियल मैनेजमेंट पर या फिर मटेरियल मैनेजमेंट को अचीव करते हैं।
नेक्स्ट है स्टोर्स लेजर इज मेंटेन्ड इन डैश डैश। अब स्टोर्स लेजर कहाँ मेंटेन किए जाते हैं? स्टोर में, फिनांस डिपार्टमेंट में, कॉस्ट अकाउंटिंग डिपार्टमेंट में, या बोथ ए एंड बी, स्टोर और फिनांस डिपार्टमेंट में। तो इसका आंसर आएगा सी, कॉस्ट अकाउंटिंग डिपार्टमेंट में हमारे स्टोर्स लेजर जो है वो मेंटेन किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टॉक वेरिफिकेशन शीट्स आर मेंटेन्ड टू रिकॉर्ड द रिजल्ट्स ऑफ डैश डैश। फिजिकल वेरिफिकेशन, फिनेंशियल कंट्रोल, फिनेंशियल वेरिफिकेशन, क्वालिटी वेरिफिकेशन। अब स्टॉक वेरिफिकेशन शीट्स जो होते हैं वो जो रिकॉर्ड मेंटेन करते हैं उसका जो रिजल्ट आता है वो रिजल्ट किस में आता है? तो वो फिजिकल वेरिफिकेशन में आता है, क्योंकि स्टॉक जो है वो फिजिकल में हम लोग एसेस करते हैं। स्टॉक एडजस्टमेंट अकाउंट इज डेबिटेड विथ डैश डैश एंड क्रेडिटेड विथ डैश डैश। अब स्टॉक एडजस्टमेंट अकाउंट होता है वो डेबिट किससे होता है? तो वो डेबिट होता है शॉर्टेजेस से, हमारा स्टॉक का जो शॉर्टेज होता है, और क्रेडिट होता है हमारे सरप्लस से। तो इसका ऑप्शन आएगा ऑप्शन बी, शॉर्टेज ऑफ स्टॉक एंड सरप्लस। 56th क्वेश्चन, बिन कार्ड इज अ रिकॉर्ड ऑफ डैश डैश ओनली, कॉस्ट, वैल्यू, क्वांटिटी, एक्सपेंसेस। तो बिन कार्ड में हम लोग क्वांटिटी को मेजर करते हैं, क्योंकि उसमें जितना है उसको बस हम काउंट करते हैं, तो उसको बिन कहा जाता है। तो बिन कार्ड है क्वांटिटी को रिकॉर्ड करने वाला टूल। बिन कार्ड इज मेंटेन्ड बाय डैश डैश, कॉस्ट अकाउंटेंट, क्लर्क, स्टोर कीपर, ब्रांच अकाउंटेंट। तो स्टोर कीपर जो होता है वो बिन कार्ड को मेंटेन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मटेरियल एब्स्ट्रैक्ट इज ऑल्सो नोन एज मटेरियल इशू एनालिसिस शीट, बिल ऑफ मटेरियल्स, स्टोर्स लेजर, नन ऑफ दीज। अब जो ये एब्स्ट्रैक्ट होता है, मटेरियल का एब्स्ट्रैक्ट मानो समरी, तो ये होता है मटेरियल इशू एनालिसिस शीट का। तो ऑप्शन ए उसका आंसर आएगा। 59th क्वेश्चन, मटेरियल शुड बी इशूड बाय द स्टोर कीपर अगेंस्ट। मटेरियल किसके अगेंस्ट इशू किए जाते हैं? तो मटेरियल रिक्विजिशन, बिल ऑफ मटेरियल्स, बोथ ए एंड बी एंड नन ऑफ दिस। तो मटेरियल रिक्विजिशन और बिल ऑफ मटेरियल्स दोनों के अगेंस्ट हम मटेरियल्स को इशूड करते हैं, क्योंकि उसका हमें जो रिकॉर्ड है या फिर उसका जो स्टॉक है उसका कोऑर्डिनेशन हमें इस बिल्स ऑफ मटेरियल्स और मटेरियल रिक्विजिशन के साथ देखने मिलता है। तो हमारा ऑप्शन आएगा सी, जिसमें दोनों भी आते हैं। फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथड ऑफ वैल्यूइंग मटेरियल्स इशू इज सुटेबल इन टाइम्स ऑफ राइजिंग प्राइसेस, फॉलिंग प्राइसेस, फ्लक्चुएटिंग प्राइसेस, नन ऑफ दिस। अब फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथड क्या होती है? तो जिनमें प्रोडक्ट पहले आता है वही प्रोडक्ट पहले हम सप्लाई करते हैं। तो ये वाली मेथड कब यूजफुल होती है, कब हमें ज़्यादा बेनिफिशियल होती है? तो जब हमारे प्राइसेस फॉल होते रहते हैं, क्योंकि अगर प्राइसेस फॉल होते रहेंगे तो एक्सेस अमाउंट हमारी जो है वो स्टॉक में अटकी हुई रहेगी। तो उस टाइम पर हमें फीफो मेथड यानी कि फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथड को यूज़ करना बेनिफिशियल रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डैश डैश कॉस्टिंग इज एप्लीकेबल टू प्रिंटर्स। अब प्रिंटर्स कौन से कॉस्टिंग में आते हैं? तो उनके लिए कौन सी कॉस्ट अकाउंटिंग एप्लीकेबल होती है? तो उसके लिए हम जॉब कॉस्टिंग का यूज करते हैं प्रिंटर्स बनाने के लिए। प्रोसेस कॉस्टिंग इज ऑल्सो नोन एज डैश डैश कॉस्टिंग। तो प्रोसेस कॉस्टिंग एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है, तो उसे कंटिन्यूअस कॉस्टिंग के नाम से भी जाना जाता है। तो उसका ऑप्शन आएगा सी, कंटिन्यूअस कॉस्टिंग। ऑपरेटिंग कॉस्टिंग इज ऑल्सो नोन एज डैश डैश कॉस्टिंग। अब ऑपरेटिंग कॉस्टिंग जो ऑपरेशंस होते हैं वो कौन सी कॉस्टिंग, उसको दूसरा जो नाम है वो है सर्विस कॉस्टिंग, क्योंकि जिसमें सर्विस कॉस्टिंग में भी हमको ऑपरेशंस करने पड़ते हैं, सर्विसेज प्रोवाइड करनी पड़ती है, तो उसी का दूसरा नाम है। तो उसका आंसर आएगा नंबर ए, सर्विस कॉस्टिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश डैश कॉस्टिंग इज ए टाइप ऑफ टेक्निक ऑफ कॉस्टिंग। अब कौन सी कॉस्टिंग है जो टेक्निक ऑफ कॉस्टिंग के नाम से जानी जाती है? तो उसका आंसर आएगा मार्जिनल कॉस्टिंग। ये एक टेक्निक ऑफ कॉस्टिंग है, मार्जिनल कॉस्टिंग, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश डैश कॉस्टिंग इज अ टाइप और टेक्निक ऑफ कॉस्टिंग। हमारी टाइप और टेक्निक ऑफ कॉस्टिंग किसे कही जाती है? तो एब्सॉर्प्शन कॉस्टिंग जो है वो टाइप ऑफ कॉस्टिंग है और टेक्निक ऑफ कॉस्टिंग है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश डैश इज नॉट द स्कोप ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग। कॉस्ट अकाउंटिंग में कौन सी चीज का स्कोप ज्यादा नहीं है? एसरटेनिंग कॉस्ट, ये तो मेन ऑब्जेक्टिव है हमारा। कॉस्ट अकाउंटिंग, ये भी हमारा काम है कॉस्ट अकाउंटेंसी का। कॉस्ट कंट्रोल, कंट्रोल तो हमें करना है इसीलिए अकाउंटिंग करते हैं हम। और टैक्स प्लानिंग, तो टैक्स प्लानिंग हमारी कॉस्ट अकाउंटेंसी में नहीं आती है, तो ऑप्शन डी है वो आंसर आएगा। कॉस्ट अकाउंटिंग हैज बीन डेवलप्ड बिकॉज ऑफ डैश डैश ऑफ फिनेंशियल अकाउंटिंग। अब कॉस्ट अकाउंटिंग क्यों हम लोग डेवलप करते हैं? क्योंकि फिनेंशियल अकाउंटिंग में कुछ लिमिटेशंस है जिसमें हमें पर यूनिट कॉस्ट देखने नहीं मिलती है।
फिनेंशियल अकाउंटिंग में हमें ओवरऑल कॉस्ट देखने मिलती है, और हमें अगर कॉस्ट रिड्यूस करनी है तो उसके लिए हमें पर यूनिट कॉस्ट का पता होना ज़रूरी है, तो इसी के लिए कॉस्ट अकाउंटिंग का डेवलपमेंट हुआ है। तो हमारा आंसर आएगा नंबर ए, लिमिटेशंस। नेक्स्ट है कॉस्ट अकाउंटेंसी इज द साइंस, आर्ट एंड डैश डैश ऑफ ए कॉस्ट अकाउंटेंट। कॉस्ट अकाउंटेंट के लिए कॉस्ट अकाउंटिंग एक साइंस है, एक आर्ट है और एक प्रैक्टिस है, तो ऑप्शन ए हमारा आंसर आएगा। देन द ऑर्डिनरी ट्रेडिंग अकाउंट इज ए लॉक्ड स्टोर हाउस ऑफ मोस्ट वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन टू विच कॉस्ट सिस्टम इज द डैश डैश। अब ऑर्डिनरी ट्रेडिंग अकाउंट में जो स्टोर हाउस में लॉक किया गया होता है, वो जो वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन होती है वो कॉस्ट सिस्टम का क्या होती है, तो वो कॉस्ट सिस्टम की एक की होती है। बिकॉज ट्रेडिंग अकाउंट से अगर हमें इंफॉर्मेशन नहीं मिली तो हम लोग कॉस्ट एसर्टेन नहीं कर सकेंगे, क्योंकि ट्रेडिंग अकाउंट में ही हमारी सारी बेसिक कॉस्टिंग रिकॉर्ड्स होती हैं, जैसे परचेसेस है, सेल्स है, ओपनिंग स्टॉक है, क्लोजिंग स्टॉक है। तो इन सारी चीज़ों को देखकर ही हमें हमारी कॉस्ट रिकॉर्ड्स को या फिर कॉस्टिंग को निकालना ईजी होता है। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो सारी इन्फॉर्मेशन हमारी की होती है, तो ऑप्शन ए हमारा आंसर है। कॉस्ट अकाउंट्स डील्स पार्टली विथ फैक्ट्स एंड फिगर्स एंड पार्टली विथ एस्टिमेट्स, क्योंकि हमारा कॉस्ट अकाउंटिंग जो है वो एस्टिमेट पर काम करता है, तो हमारा ऑप्शन बी आंसर आएगा। द पर यूनिट एक्सपेंसेस ऑफ द डैश पोर्शन फैक्ट्री ओवरहेड वेरीज विथ द वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन व्हाइल डैश पोर्शन रिमेन्स द सेम विथ वॉल्यूम। अब पर यूनिट ऑफ एक्सपेंसेस जो होता है हमारा, उसका कौन से पोर्शन फैक्ट्री ओवरहेड्स का वैरी होता है विद द वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन, तो उसका आंसर आएगा फिक्स्ड पोर्शन ऑफ फैक्ट्री ओवरहेड्स वैरीज विद द वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन व्हाइल वेरिएबल प्रोपोर्शन रिमेन्स द सेम विथ वॉल्यूम। तो फिक्स्ड प्रोपोर्शन जो है वो वैरी होता है और वेरिएबल प्रोपोर्शन जो है वो वैरिड होता है, वो सेम रहता है, सेम कांस्टेंट रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश डैश एक्सपेंसेस आर एक्सक्लूडेड फ्रॉम कॉस्ट। अब कौन से एक्सपेंसेस है जो कॉस्ट में नहीं पकड़े जाते, तो नॉर्मल, एबनॉर्मल, बोथ ए एंड बी, नन ऑफ दिस। तो सारे हम लोग कॉस्ट में पकड़ते हैं, तो हमारा आंसर आएगा, एबनॉर्मल एक्सपेंसेस जो है वो हमारे कॉस्ट में एक्सक्लूडेड है, तो हमारा आंसर आएगा एबनॉर्मल एबनॉर्मल एक्सपेंसेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है सच एक्सपेंसेस विच आर इंक्लूडेड even though they are not incurred for taking managerial decisions are called as notional expenses। notional expenses तब हम लेते हैं जब वो एक्चुअल में incurred नहीं हुए होते हैं, लेकिन हमें managerial decisions जब लेने होते हैं तब हमको उनके बारे में सोचना पड़ता है, तो वो होते हैं notional expenses। तो ऑप्शन सी जो है वो हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट है डैश डैश एक्सपेंसेस आर पार्टली फिक्स्ड एंड पार्टली वेरिएबल। अब जो कुछ एक्सपेंसेस है वो पार्टली फिक्स्ड होते हैं और कुछ पार्टली वेरिएबल होते हैं, तो हमारा ऑप्शन में हमें ध्यान में आ जाएगा ऑप्शन डी, सेमी वेरिएबल जो होते हैं वो पार्टली फिक्स्ड और पार्टली वेरिएबल होते हैं। अनसक्सेसफुल रिसर्च एक्सपेंडिचर शुड बी डैश डैश कॉस्ट अकाउंट्स। अब अनसक्सेसफुल रिसर्च एक्सपेंडिचर, अब रिसर्च किया है, एक्सपेंडिचर तो हुआ है उसके ऊपर, लेकिन वो जो एक्सपेंडिचर हुआ है वो अनसक्सेसफुल है, तो इसको हम क्या कहेंगे, तो कॉस्ट अकाउंटिंग में इसे एक्सक्लूड कर देंगे क्योंकि इसका बेनिफिट नहीं हुआ है। देन सैलरी पेड टू जनरल मैनेजर इज एन आइटम ऑफ डैश डैश एक्सपेंसेस। अब जो सैलरी है जनरल मैनेजर को पेड करने वाली, तो ये जो होती है वो फिक्स्ड एक्सपेंसेस है, क्योंकि सैलरी फिक्स्ड तौर पर हमें मंथली जो भी उसका टर्म डिसाइड हुआ है उसमें हमें देनी होती है, तो इसे फिक्स्ड एक्सपेंसेस कहा जाता है, तो ऑप्शन आएगा नंबर ए। फैंसी पैकिंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ डैश डैश एक्सपेंसेस। अभी फैंसी पैकिंग हम जिसमें कर रहे हैं वो कौन से एक्सपेंसेस का एग्जाम्पल होगा, सेलिंग एक्सपेंसेस, डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस या फैक्ट्री एक्सपेंसेस। अब फैक्ट्री एक्सपेंसेस में क्या होता है, हमारा प्रोडक्ट रेडी होता है तो वहाँ पर हमारी पैकिंग नहीं होगी, तो वहाँ पर नहीं जाएगा वो। एडमिनिस्ट्रेशन में हम क्या करते हैं, तो एडमिनिस्ट्रेशन में हम लोग फाइनलाइज करते हैं हमारी प्रोडक्ट को, तो वहाँ पर भी हमारा प्रोडक्ट नहीं जाएगा। डिस्ट्रीब्यूशन में हम क्या करते हैं, तो डिस्ट्रीब्यूशन में हम लोग हमारा जो रेडी प्रोडक्ट है उसे भेज देते हैं डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, तो वहाँ पर भी ये नहीं आएगा। सेलिंग एक्सपेंसेस में हमारे पैकिंग एक्सपेंसेस आते हैं, तो उसमें हमारा ये आएगा, तो हमारा ऑप्शन होगा ऑप्शन ए। दोस्तों इसी तरह से लॉजिकली आपको हर ऑप्शन को वेरीफाई करना है और हमारा जो करेक्ट ऑप्शन है उसे हमें चूज करना है।
टेलीफोन एक्सपेंसेस इज डैश डैश एक्सपेंसेस, वेरिएबल, सेमी वेरिएबल, फिक्स्ड, नन ऑफ दीज। अब टेलीफोन एक्सपेंसेस है वो फिक्स तो नहीं हो सकता, सेमी वेरिएबल है क्योंकि कब कितना यूज़ होगा, कब कितनी बात होगी, तो उस हिसाब से उसके एक्सपेंसेस कम या ज़्यादा हो सकते हैं, तो वो सेमी वेरिएबल है। अब सेमी वेरिएबल इसलिए है क्योंकि टेलीफोन जो है वो फिक्स्ड है, वो तो हम यूज़ करेंगे ही, तो इसके लिए वो फिक्स्ड है। और वेरिएबल क्यों है, तो उसका एक्सपेंसेस कितना होगा, उसका बिल कितना आएगा, उसके ऊपर उसकी एक्सपेंसेस की एक्यूरेसी रहेगी, तो उस हिसाब से वो फिक्स्ड भी है और वेरिएबल भी है, तो इसके लिए उसे सेमी वेरिएबल कहा जाता है। नेक्स्ट है प्राइमरी पैकिंग इज एन आइटम ऑफ डैश डैश। प्राइमरी पैकिंग जो फर्स्ट पैकिंग होती है वो कौन से ओवरहेड का पार्ट है, तो वो है प्राइम कॉस्ट का पार्ट, क्योंकि प्राइमरी जो सब चीज़ें होती हैं वो प्राइम कॉस्ट में आती है, तो हमारा ऑप्शन बी जो है वो आंसर रहेगा। व्हेन फैक्ट्री ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट हैज़ एन एंडिंग डेबिट बैलेंस, फैक्ट्री ओवरहेड वॉज डैश डैश। अब फैक्ट्री ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट में अगर डेबिट बैलेंस एंड में आता है तो फैक्ट्री ओवरहेड क्या होगा, तो फैक्ट्री ओवरहेड जो है वो अंडर अप्लाइड होगा, तो हमारा ऑप्शन बी जो है वो हमारा आंसर आएगा, अंडर अप्लाइड। तो दोस्तों ये रहा हमारा सीरीज 2 कॉस्ट अकाउंटिंग का, जिसमें हम लोगों ने और 40 क्वेश्चंस देख लिए हैं। फर्स्ट सीरीज में हमने 40 क्वेश्चंस देखे थे, सेकंड सीरीज में हमने फिर से 40 क्वेश्चंस देखे हैं। तो दोस्तों इस तरह से आप सारे क्वेश्चंस देखकर एग्जाम के लिए प्रिपेयर होते रहेंगे। हम लोग फिर से नेक्स्ट सीरीज में और भी क्वेश्चंस देखते आएंगे। 230 से ज़्यादा क्वेश्चंस मैं आपके सामने रख रही हूँ इन सीरीज़ के थ्रू, तो इन सारी सीरीज़ को आप अच्छे से देखिए और एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर होते रहिए। तो मिलेंगे हमारे नेक्स्ट सीरीज़ में, तब तक के लिए देखते रहिए और स्टडी करिए। ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू।